नमस्ते साथियों। चलिए साथियों, हम लोग प्रेयर करके आज का क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सेकेंड प्रेयर साथियों राष्ट्रगान है, हम लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर कर लेंगे। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थर्ड प्रेयर। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज आपका इस क्लास में। और हम लोग बहुत ही एक विशेष चर्चा कर रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की चर्चा चल रही है। तैत्तिरीय उपनिषद की चर्चा में जो लोग जूलॉजी बॉटनी जो लोग आप में से पढ़े होंगे, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं, ये भी एनाटॉमी ही पढ़ रहे हैं है कि नहीं। वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सब पढ़ते हैं ना, वही सब कुछ यहाँ पर है। अब हम पढ़ रहे हैं, वहाँ जो पढ़ते हैं वो ग्रॉस बॉडी का होता है। ग्रॉस बॉडी का ऑर्गन ऐसे अरेंज होता है, इस ऑर्गन का ये काम है, ऐसे कनेक्टेड है, ये समस्या आती है। वही चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, सटल बॉडी का। योग का अगर आपको डिफिनेशन याद हो तो क्या है? योग इज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन सटल साइंस। सटल साइंस, सूक्ष्म विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सूक्ष्म शरीर की संरचना पढ़ रहे हैं। सूक्ष्म शरीर में जैसा हमने तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली में हमने देखा था कि हमारा जो मानव शरीर है यह पंच कोशों से निर्मित है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और यह पांचों कोश जो सेल्स हैं ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन पांचों कोशों के अंदर जो सबसे बाहर दिख रहा है, जो जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरा अन्नमय कोश देख रहे हैं। इसके अंदर मेरा प्राणमय कोश है, मनमय कोश जो बुद्धि है, सॉरी जो थॉट है। इस समय मेरे दिमाग में क्या थॉट चल रहा है आप नहीं जानते, वो मेरा मनमय कोश है। फिर बुद्धि मेरी कैसी बुद्धि है, और फिर कैसे मेरे संस्कार हैं। उन संस्कारों के अंदर जो आई तत्व है वह बैठा है। और ये जो पांचों कोश हैं ये जीवन भर बदलते रहते हैं।
आपकी बुद्धि, आपके विचार, संस्कार और सांस की और शरीर सब बदलता है। यह सब जड़ पदार्थ है। चेतन कौन है? जो बदलता नहीं है। बचपन में जिसका नाम सुभाष था, आज भी उसका नाम सुभाष है, कुछ नहीं बदला है। जबकि बचपन में मेरा कान इतना बड़ा नहीं था, छोटा था, आज बड़ा हो गया। लेकिन जो चेतन तत्व है वो कभी नहीं बदलता है। या फिर हमने देखा, फिर हमने सूक्ष्म शरीर की संरचना भी स्टडी करना शुरू किया था। जैसे ग्रॉस बॉडी के अंग होते हैं, ऐसे शटल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी के भी अंग होते हैं। उन अंगों के नाम आप चक्र कह सकते हैं। चक्रास जो है एनर्जी सेंटर्स हैं। और एनर्जी चक्र जो है, ये क्या एनर्जी सेंटर है? क्यों एनर्जी सेंटर है? हमारे पूरे शरीर में नाड़ी तंत्र फैला हुआ है। पूरे बॉडी को, जो जो भी ग्रॉस बॉडी दिख रही है, इसको शटल रूप से कंट्रोल करता है प्राणिक बॉडी, या सूक्ष्म शरीर जो कहते हैं। और भी सूक्ष्म शरीर में प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश तीनों ही आ जाता है। और वही प्राण शक्ति जिन चैनलों में फ्लो करती है, जिन शटल चैनलों में, उसको कहते हैं नाड़ी। और नाड़ियां कितनी है? हमने देखा था कि शिव संहिता में 3,50,000 बोला गया है। और एक गोरक्ष संहिता, गोरक्ष संहिता में बोला गया है 72,000। और एक किसी में 3 लाख बोला गया था। ठीक है, अलग अलग है, मैं एक बार देख लेता हूँ जिससे वो ऐसा ना हो पॉइंट गलत बोल जाऊँ। शिव संहिता में 3,50,000, हाँ ये प्रपंच सार। ठीक है, शिव संहिता में 3,50,000, प्रपंच सार में 3 लाख। और इधर जो है इसमें गोरख संहिता में 72,000, और एक में है 72,864, चरणदास जी ने बोला। इस तरह ये पूरे शरीर में नाड़ी तंत्र फैला हुआ है। इसकी जो 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों का नाम है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की हमने स्टडी कर लिया था, एक कंपैरेटिव स्टडी था कि यह सब क्या हैं। और फिर हमने मुख्य 12 और महत्वपूर्ण नाड़ियों के नाम जाने थे। फिर इसके बाद जो है हमारा डिस्कशन यहीं पे रुक गया था। अब हम डिस्कशन को आगे ले चलेंगे। तो जैसे साथियों, आपने अगर देखा हो कि जो हमारा जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम का वो मतलब होता है जो खून की नली है, जिसमें खून दौड़ रहा है, उसमें जगह जगह गंदगी फैल गई है, फैट डिपोजिशन हो गया है। जिनको हार्ट अटैक वगैरह क्या होता है, हार्ट की कोई नली ब्लॉक हो जाती है। तो और ये सभी में होता है, मतलब खून की नली में भी होता है, नर्वस सिस्टम में भी होता है, और इसमें भी लिम्फ में भी होता है। तो जैसे इम्प्यूरिटीज से ग्रॉस बॉडी में भी ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं, ग्रॉस बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं, नलियां हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, ऐसे नाड़ी में भी ब्लॉक क्रिएट होते हैं। नाड़ी में भी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल सब कुछ होता है, वहां पर भी ब्लॉक होते हैं। और यहाँ की गंदगी को अलग अलग जैसे नाम से बोलते हैं, वहाँ की गंदगी का एक ही नाम है, वो है मल। इन नाड़ी में जो इम्प्योरिटी होती है उसको कहते हैं कि मल भरा हुआ है। और नाड़ी जो है चैनल से, नाड़ी अगर मल नाड़ी में नहीं रहेगा, जो प्राण शक्ति है या जो मानसिक शक्ति, जो भी सूक्ष्म शक्ति है, सूक्ष्म प्राण है, वह फ्री फ्लो करेगा। और अगर प्राण शक्ति आपकी डाउन है, सॉरी, इम्प्योरिटी भरी हुई है, तो प्राण शक्ति आपकी डाउन रहेगी, प्राण का फ्लो डाउन रहेगा। तो अब अगला, ये सबसे महत्वपूर्ण देखिए यह बात है, यह बात मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। जो आपका नाड़ी तंत्र होता है, उसमें कौन कौन सी गंदगी होती है? उसमें गंदगी क्या, जो आप ये क्या कहते हैं, पकौड़ी पकौड़ा समोसा मिठाई खाते हैं, इसकी गंदगी चली जाती है? नहीं साथियों, सूक्ष्म शरीर में जो गंदगी होती है, सेंसरी लिविंग और डिजायर्स, जो आपकी इच्छाएं हैं। आपकी इच्छा है कि मैं एक बार अमेरिका घूमने चला जाऊं,
मेरा बेटा आईआईटी में पास हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। इस तरह की जो इच्छाएं हैं यह नाड़ियों में प्राण शक्ति के फ्लो को बाधित करती हैं और इन्हीं को मल कहते हैं। तो आपकी द्वारा की गई इच्छाएं ही नाड़ियों के लिए कोलेस्ट्रॉल है। समझ रहे हैं? ठीक है। और जो नाड़ी में जो प्राण का फ्लो होता है लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, डिजायर पे, डाइट पे, इमोशन पे, सभी चीजों पर निर्भर करता है। अब सोचिए कि जब आप देश योग में जुड़ते हैं, जब नए नए देश योग के जो नए स्टूडेंट आते हैं, क्यों पहले डाइट खिलाया जाता है, क्यों पहले उनकी लाइफ स्टाइल सही की जाती है? क्यों? कि आपके नाड़ी में जब प्राण का फ्लो सही होगा तो बीमारियां ऐसे ही भाग जाएंगी। इसी उसी प्राण के फ्लो को सही करने के लिए यह सब डाइट या बताया जाता है। और जो नॉर्मल सिनेरियो में प्राण कैसे फ्लो करता है यह जाना। नॉर्मल सिनेरियो में जो हमारी ईड़ा नाली है, जो लेफ्ट ऑफ स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के बाएं सिरे से शुरू होती है और स्पाइनल मूवमेंट करते हुए एलिक्स हेलिक्स की तरह, स्प्रिंग की तरह घूमते हुए आके बाएं नाक पे टर्मिनेट होती है और यहाँ से यह दाहिने मस्तिष्क के दाहिने स्फीयर की तरफ बढ़ जाती है, जो मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा है। तो इसमें जो ईड़ा में जो फोर्स, अगर आपको याद हो पिछली क्लास में, तो ईड़ा में मैंने बताया जनरली ईड़ा में मेंटल फ्लो, मेंटल फोर्स फ्लो करता है और जो प्राणिक शक्ति है, जो मैकेनिकल है, वो फ्लो करती है पिंगला में। और जो सामान्य लोग हैं, हमारे आप जैसे लोग जो इनलाइटेंड नहीं हुए हैं, इनके लिए प्राण शक्ति या मेंटल शक्ति इड़ा और पिंगला में ही फ्लो करती है। और जो मिडिल चैनल है सुषुम्ना, और जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करनी चाहिए, सुषुम्ना में तो कर्मों का मल बंधा हुआ है। आपने जो पास्ट लाइफ में विचार किए हैं, गलत बात सोचे हैं, इस लाइफ में कुछ गलत काम किए हैं, यह सारा सब कुछ आपके सुषुम्ना नाड़ी में इकट्ठा रहता है। सुषुम्ना नाड़ी में मल है, इसीलिए सुषुम्ना क्या कहते हैं, कुछ भी उसमें प्राण का फ्लो नहीं होता। और जिस दिन मल का सफाई हो जाए, सुषुम्ना नाड़ी में से जो शक्ति निकलती है ऊपर की तरफ जाती है, उसको कुंडलनी बोलते हैं। जब तक आपके मन में इच्छाएं जगी हैं, कुंडलनी ऊपर नहीं बढ़ेगी, थोड़ा सा उठ के गिर पड़ती है। ऐसा समझे, सांप की तरह, जैसे सांप ऐसे फन उठाए और गिर पड़े। तो अगर आपने डिजायर, तो आप सोचिए कि आप हमने इच्छाएं कर करके अपने लिए कितनी बड़ी बाधा क्रिएट की है। आप समझ में आ रहा है? जब भी आपने कोई इच्छा की है, आपने अपने लिए ही बाधा क्रिएट की है। आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को रोक रखा है। और जब हम ये प्राणायाम करते हैं, ध्यान वगैरह लगाते हैं, तब ये जो सुषुम्ना नाड़ी में जो गंदगी है, जिसको मल कह रहा हूँ, जिसको मैं बैड कर्मास बोल रहा हूँ, यह सारे जो है खुद ही जलकर राख हो जाते हैं। यानी सुषुम्ना की गंदगी कैसे साफ होती है? योग अभ्यास से, प्राणायाम से बेसिकली कहा जाता है। और एक चीज और जाने की, जैसे हमारे शरीर में दो तरह की ऊर्जा है। एक तो प्राणिक शक्ति है जो हमें ये सब काम कराते हैं। आप सुबह उठ जाते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर देर से क्लास अटेंड करते हैं, कभी गुरुकुल में जाते हैं, कभी या कोई अपने ऑफिस चले जाते हैं, जो आपके तरह तरह के काम हैं। इसको कहते हैं सांसारिक काम या ग्रॉस एस्पेक्ट, जो आपके पर्सनालिटी का ग्रॉस एस्पेक्ट है। कोई आपको देखेगा तो सोचेगा ये तो यही करते हैं, इनकी ड्यूटी है बच्चे को स्कूल ले जाना, पिताजी का तबीयत खराब हो तो उनको हॉस्पिटल ले जाना, ये सब आपकी सांसारिक ड्यूटी है। यह जो है आपके पर्सनालिटी का या मेरे पर्सनालिटी का ये ग्रॉस एस्पेक्ट है।
लेकिन जो सटल एस्पेक्ट है, जो सटल एस्पेक्ट ऑफ प्राण, जो सूक्ष्म, जो ये मैं बोल रहा हूँ कि वायु, जो प्राणायाम में वायु जो प्राण शक्ति है, वो उसका कॉस्मिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कॉस्मिक कॉन्सेप्ट है, कॉस्मिक काउंटर पार्ट है कुंडलनी। जब यह कुंडलिनी शक्ति नॉर्मली सुषुम्ना नाड़ी में रेस्ट करती रहती है, इसको समझने के लिए आप यह समझें कि यह कुंडलिनी अगर शक्ति है, ये सुषुम्ना नाड़ी है, यहाँ ये जो नीला वाला है कुंडलिनी है, ऊपर मल भरा हुआ है, पूरी गंदगी जमा है, ये शक्ति ऊपर कैसे उठेगी? उठ ही नहीं सकती है। जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, जो एकदम नीचे मूलाधार चक्र पे बहुत बड़ी सत्ता, बहुत बड़ी ताकत की चीज रखी हुई है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की क्षमता हमारे अंदर अभी नहीं है, वह हम डेवलप करेंगे। उसके लिए क्या जरूरी है? इस पूरे नाड़ी तंत्र में, सुषुम्ना में जितने भी इच्छाएं हों, इनका दमन किया जाए। अब इच्छा का दमन क्या चिट्ठी, क्या कहते हैं, मान लिया आप किसी ऑफिस में काम करते हो, क्या चिट्ठी थोड़ा निकालेंगे उसके लिए इच्छाओं का मैंने दमन कर दिया? ऐसा नहीं है। इच्छाओं का दमन आपके बात व्यवहार में दिखना चाहिए। और जैसे ही इच्छाएं खत्म होंगी, तुरंत यह चैनल खुल जाएगा, चैनल के सारे मल हट जाएंगे। अब कुंडलिनी शक्ति यहाँ से उठेगी और यहाँ से उठ के अजना चक्र यहाँ तक आके मर्ज हो जाती है। तो आप, मुझे लगा कुंडलिनी शक्ति समझ गए। मतलब कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी का एवेकनिंग किसको कहते हैं? कुंडलिनी वो है जो हर ह्यूमन बीइंग में यहाँ रीढ़ की बैक बोन के बेस पे रेस्टिंग स्पिरिचुअल एनर्जी है। जब यह एक्टिवेट हो जाती है एनर्जी, तो सीधा ऊपर की तरफ भागती है। उसके लिए चैनल का प्योर होना जरूरी है। तो देखिए ये कुंडलिनी शक्ति, कहते हैं मेरा कुंडलिनी जग गया, कुंडलिनी जगवा दीजिए। कुंडलिनी जगवाने के लिए आपको अपनी इच्छाएं छोड़नी पड़ेंगी। जब यह कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है, तो आपको बहुत सारे नए नए अनुभव मिलते हैं, जो अभी आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं कुंडलिनी शक्ति क्या है, कुंडलिनी की अवेकनिंग क्या है, और जो आपके सूक्ष्म शरीर में जो गंदगी है क्या है? सूक्ष्म शरीर में गंदगी एसिड नहीं है, बल्कि आपकी डिजायर्स है। जो जो इच्छा आप करे रहेंगे रहेंगे, उतना उतना वो, उतनी ही वो सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक रहेगी और स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं निकलेगी। ठीक है, ये तो मुझे लग रहा है आपने लिख लिया होगा, समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट आता है यह अल्टरनेस रिनाइटिस, जो भी पढ़ते हैं इसको, ये क्या है, ये मैं साथियों इसका महत्व बताता हूँ, फिर आप समझ। आपने जब सांस लेते हुए कभी अपने ही सांस को ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे दोनों नाक से सांस कभी नहीं चलती है। सांस हमेशा एक नाक से आती है और दूसरे नाक से भी जा सकती है, उस नाक से भी जा सकती है, यानी आना और जाना। और यह किस नाक से आएगी, किस नाक से जाएगी, यह बदलता रहता है, हमेशा बदलता है। शास्त्र कहता है हर 90 मिनट में बदल जाता है। ठीक है, अब जो है हम उस पर आते हैं। हम लोग टॉपिक इस शास्त्र कहता है, हाँ वो स्वर योग लिए हैं नाक में, हर 90 मिनट में बदल जाता है। अब इसके लिए मैं साथियों बताऊं, आप अगर इस नाक से सांस लेंगे तो आप देखेंगे कुछ देर बाद सांस इधर से शुरू हो जाएगी। इसी चीज को हमारे प्राचीन ऋषियों ने ऑब्जर्व किया और देखा जो है कि 90 मिनट, 3 से लेके क्या 60 से लेके 90 मिनट के बीच ऐसा होता है। किसी का भी हो सकता है, तो 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। तो इस घटना को, जब नाक से सांस लेने की प्रक्रिया अपने आप बदलती है, इसको स्वर योग कहते हैं या अल्टरनेट रेनाइटिस। अब जो भी होगा इसका प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं जानता हूँ, वो आप सही करें। अल्टरनेट
राइनिटिस होगा मुझे लगता है, जो भी हो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। अब स्वर योग, लेकिन आप जाने स्वर योग मुझे पता। जब आप जो है सही से स्वर पे ऑब्जर्व करके, सही से जो मुंह से निकलने वाले शब्द हैं इन्हीं को ऑब्जर्व करके, तो आप देखिए जो नाक से सांस जाती है 90 सेकेंड में चेंज हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत ही सटल है। ब्रह्मांड की कोई घटना है जो इस तरह होती है। इस तरह आप देखें तो हम सभी, मैं और आप, हम सभी लोग ब्रह्मांड से कितना कनेक्टेड हैं। कभी आपने सोचा है कि हर 90 मिनट में हमारी सांस चेंज होती है? इसका कोई भी रीजन साइंस वाले लोग नहीं दे पाए हैं आज तक। इसीलिए हमारे शरीर में कभी राइट ब्रेन एक्टिव होता है, कभी लेफ्ट ब्रेन। जब राइट ब्रेन एक्टिव होता है तो आप बहुत ही कूल रहते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। या कोई घर में नहीं तो छोटा सा कभी कोई डिश बना लिया अपने लिए भी, जो घर में मैं बाद में आएंगे थोड़ी देर बाद उनके लिए भी। यह होता है राइट वाले, जिनका राइट काम करता है। और जो लेफ्ट वाले हैं, जो लेफ्ट नोस्ट्रिल वाले जो होते हैं, जो अभी जिस समय अगर लेफ्ट चल रहा है इसका मतलब आपका राइट ब्रेन एक्टिव है, सॉरी लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है। जब आपका राइट वाले सांस राइट नोस्ट्रिल चल रही है तो इसका मतलब आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है। जब सांस राइट उससे चल रही है, राइट साइड से चल रही है, राइट नोज से चल रही, तो आपका बायां क्या कहते हैं, हृदय तेजी से काम करेगा। ठीक है, इस शब्द को स्वर योग कहते हैं, ये जान लें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एवरी 16 to 90 सेकेंड alternate hemisphere of brain becomes active, so become nostril। हर 90 सेकेंड में यह परिवर्तन होता है। तो आशा करता हूँ साथियों यहाँ तक आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा है। आप यहाँ तक अगर आप समझे तो यहाँ से नाड़ी के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक की नॉलेज कंप्लीट हो गई। इसके आगे बहुत है, नाड़ी तंत्र पे अपनी पुस्तकें भी हैं। मैं 1 मिनट में पानी पी के फिर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, पुनः मैं आपका क्लास में स्वागत करता हूँ। और हम, जैसे मैंने बताया कि हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ग्रॉस बॉडी का नहीं, सटल बॉडी का। ग्रॉस बॉडी की एनाटॉमी मेडिकल साइंस के डॉक्टर स्टडी करते हैं या जूलॉजी के बच्चे स्टडी करते हैं। और सूक्ष्म साइंस जो ये एनाटॉमी, ये योग के स्टूडेंट इसको स्टडी करते हैं। तो जो हमारा ग्रॉस जो सटल बॉडी है, इसमें प्राण होता है, इसमें चक्र होता है, सॉरी प्राण नहीं, पहले हम वो बोलेंगे नाड़ी और चक्र। चक्र जो है ऑर्गन है, और चक्र अब जो है हम आगे चलते हैं। ये नाड़ियों में क्या बहता है, क्या फ्लो करता है, मैंने बताया था कि प्राण शक्ति और मानस शक्ति, मानसिक शक्ति, मेंटल फोर्स। अब ये प्राण है क्या, ये सब चीज, ठीक है, ये प्राण वगैरह है क्या। जैसे इसके इसके बाद मैं साथियों मैं छोटा सा बताऊं कि प्राण को समझने के लिए, मैं पूरा जो डिफिनीशन है ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा आपको बोल देना चाहता हूं जिससे आप जो है प्राण को अच्छे से समझ जाएं। जैसे इस समय मैं बोल रहा हूं, अब मेरा देखे बीच बीच आंख में ब्लिंक कर रही। अब ब्लिंक करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। मरे हुए व्यक्ति का आंख कहाँ ब्लिंक करता है? मेरा ऊँट हिल रहा है कि नहीं? ऐसे ऐसे देखिए, मैंने अभी ऐसे ऐसे सिर भी हिलाया, इसमें मेरा हृदय ऐसे ऐसे कर रहा होगा, फेफड़ा ऐसे ऐसे कर रहा होगा, किडनी कुछ काम कर रही होगी। अभी जो है मान लीजिए कल शाम को मैंने कुछ खाया या थोड़ी देर पहले कुछ खाया है, स्टमक में से घूम रहा होगा, चारों तरफ पच रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही होंगी। आपके शरीर में भी हजारों क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन मैं बार बार हाथ उठा कैसे कर लिया। ये सब जो मैं कर रहा हूँ,
इसके लिए तो ऊर्जा चाहिए। कहाँ से आ रही है ऊर्जा, कौन कर रहा है ये बैकग्राउंड में बैठ के। तो जैसे अब कोई कह सकता है, जो जूलॉजी वाला व्यक्ति है कहेगा सर्कुलेशन के लिए, खून के लिए ये ऊर्जा चाहिए, पचाने के लिए ये ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा चाहिए, दुनिया भर के वो नाम बता देगा। कि आप बोल रहे हैं तो ध्वनि ऊर्जा चाहिए, आंख से देख रहे हैं तो प्रकाश ऊर्जा चाहिए, नस में करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा चाहिए। ऐसे दुनिया भर के नाम वह बता देगा। और ऊर्जा से ही कार्य करने की क्षमता या गति वगैरह आती है। तो अब जैसे अलग अलग नाम बोले तो हम बहुत सारे अपने क्या कहते हैं, इसी शरीर में 50 तरह की ऊर्जा का नाम बता सकते हैं। और जैसे अंदर ये सब होता है, बाहर भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। अब अपने बाहर देखिए, जो आपके घर का, जैसे मैं देखूं तो ये मेरा घर के सामने पर्दा लगा है, ये हिल रहा है। ऊपर क्या कहते हैं, लाइट है, लाइट जल रही है। ठीक है, बहुत सारा चीज हो रहा है। पेड़ है, हिल रहे हैं। ये दंडौती की पाइप देखिए बगल में लटकी हुई है। ये देखिए दंडौती पाइप, पता नहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रही है, यहाँ से दंडौती पाइप हिल रही है। इन सबको हिलने के लिए बल चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो प्राण जो है उसी एनर्जी का नाम है। मतलब इंटीग्रेटिंग जो कहते हैं, प्राइमोर्डियल, जो सबसे प्राथमिक। जैसे मैंने, अगर याद हो तो बहुत सारी क्लासेस में एग्जांपल बोलता हूँ कि गेहूं से पिज्जा भी बनता है, गेहूं से मठरी, गेहूं से समोसा, गेहूं से सूजी का हलवा, गेहूं से दुनिया भर रोटी जो आप खाते हैं, ब्रेड, पाव रोटी, दुनिया भर चीज। तो अगर उन सब में देखें तो गेहूं ही तो है। आप ब्रेड को देख के कह सकते हैं ये गेहूं है, बराबर। पकौड़ी देखो कह सकते हैं ये गेहूं है, क्योंकि गेहूं ही से ही तो बन रहा है। या मठरी देख के कह सकते हैं गेहूं है, गेहूं के दुनिया भर चीज देख के। और उसी तरह साथियों, जो डिफरेंट तरह की एनर्जी होती है, डिफरेंट तरह के फोर्स होते हैं, इनका जो जेनेरिक नेम है उसको प्राण कहते हैं। समझ में आ गया? जेनेरिक नेम मतलब गेहूं है ये। शरीर में, जो आपके शरीर में जितने तरह की ऊर्जा है, जितनी बाहर ऊर्जा है, ये सब पिज्जा, मैगी, चिप्स, हलवा, मठरी, पापड़, वो सब हैं। इनका जो मौलिक नाम है, मौलिक नाम है प्राण। तो प्राण आप समझ गए हैं। और प्राण शब्द जो है, यह संस्कृत, देखिए अभी अभी स्वामी विवेकानंद जी की डिफिनीशन है। स्वामी विवेकानंद जी ने प्राण को डिफाइन किया, प्राणा रिफर्स टू सम टोटल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में जो एनर्जी है, इसी को सामूहिक रूप से प्राण कहते हैं। अब प्राण में तो करंट भी आ गया, जो बिजली के खंभे में करंट दौड़ रहा है। प्राण में जो है वो भी आ गया, जब आप गाड़ी चला रहे हैं प्राण है उसमें। देखिए पेट्रोल आप भरते हैं तो गाड़ी चलती है, तो प्राण है। मैं यहाँ बैठा हूँ आपसे बोल रहा हूँ, तो अंदर मेरे पता नहीं कितने काम चल रहे होंगे। खाना मेरा पच रहा होगा, कोई होता है ऑर्गन सही से काम कर रहा होगा, कुछ भी जो काम कर रहा होगा। तो इतने सारे काम को एक नाम देना हो तो कहते हैं प्राण। It is the primordial force of which all other forms are manifestation only. Primordial यह यानी प्रधान तत्व जिसको कहते हैं, यानी पूरी कायनात में जो प्रधान तत्व है, जो उसको कहते हैं प्राण, ऊर्जा, जो प्रधान ऊर्जा है। प्राइमोर्डियल फोर्स, यहाँ फोर्स का मतलब हिंदी में तो आप बल कह सकते हैं, तो प्राथमिक बल कहें या प्राथमिक ऊर्जा। और जो प्राण शब्द है, ठीक है साथियों, तो स्वामी विवेकानंद जी के हिसाब से बोल गया, सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज प्राण। यह प्राइमोर्डियल फोर्स है। और इसका जो संस्कृत मतलब है प्राण, स्पेलिंग देखेंगे PRANA। प्र माने होता है कांस्टेंट, और नी ना माने होता है मोशन। तो प्राण मतलब क्या? द फोर्स बिफोर कांस्टेंट मोशन। हमेशा जो मोशन को, गति, चीजों को गति देता रहता है, उसको प्राण कहते हैं। तो मैं समझा पा रहा हूं साथियों कि प्राण क्या है? द कांस्टेंट फोर्स ऑफ कांस्टेंट मोशन, यह याद रखें, कांस्टेंट मोशन।
हमेशा आप यहाँ बैठे हैं, हिल डुल रहे हैं, कुछ लोग बैठ के ऐसे हाथ कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, पीछे आगे पीछे कर रहे हैं, कभी यहाँ खुजली कर रहे हैं, कभी वहाँ खुजली कर रहे हैं, कभी कान पकड़ रहे हैं, कभी नाक पकड़ रहे हैं। यह सारी चीजें कौन कर रहा है? यह सब दिखाता है कि आपके शरीर में प्राण मौजूद है। बाहर नदी, अपने बाहर चारों ओर नदी में बहते हुए पानी को देखकर, सूरज के उगने को देखकर, चंद्रमा को गति देखकर, यह सब कुछ दिखाता है कि प्राण है कि नहीं? फोर्स ऑफ कांस्टेंट मोशन। अब कहा जा रहा है कि प्राण यह कहाँ मिलता है। अब देखिए साथियों, में क्या स्टडी हम लोग कर रहे हैं? सूक्ष्म शरीर में बहने वाले तत्व को। जैसे ग्रास शरीर में बहने वाले तत्व क्या कहेंगे? खून कहते हैं, ब्लड कहते हैं। यही यह सूक्ष्म शरीर का ब्लड है प्राण। और प्राण का संतुलित फ्लो होना चाहिए, वो अभी चर्चा में आ जाएगा। तो प्राण जो है यूनिवर्स का सम टोटल ऑफ एनर्जी है। यह कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड एवरीवेयर, इनसाइड एंड आउटसाइड। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ प्राण नहीं है। सोच भी आपके शरीर के अंदर प्राण है और शरीर के बाहर भी प्राण है। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग प्राण के समुंदर में तैर रहे हैं। ये चारों तरफ समुंदर है प्राण का। हर तरफ तो बल है, हर तरफ तो मोशन है कि नहीं? जहाँ जहाँ मटेरियल है वहाँ प्राण तो है ही। बिना प्राण के मटेरियल भी कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई कि हम लोग सभी लोग समुंदर में तैर रहे हैं, है कि नहीं? आज से कोई बोले आपको कहाँ तैर रहे हैं, तो आज समुंदर में तैर रहा हूँ। कौन सा समुंदर है? प्राण का। सभी लोग प्राण के समुंदर में है। ये धरती आकाश सब प्राण के समुंदर में तैर रहे हैं। अब अगला पॉइंट है कि हाँ, आउटसाइड जो शरीर के बाहर हमें यह गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, रासायनिक बल, इन सब के नाम से दिखता है। शरीर के बाहर हम कहते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉल ऊपर से नीचे चली आई, तार में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, टीवी में जो कैपेसिटर्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, केमिकल फोर्स भी आप लोग जानते हैं। कैसे चूना में पानी मिलाते हैं तो आग एकदम जल जाता है, आग निकल आती है। यह सब केमिकल फोर्स हैं या केमिकल एनर्जीज कह सकते हैं। तो जो प्राण है हमारे शरीर के बाहर यानी बाहर वातावरण में, इन सब फोर्स के नाम से होता है कुल मिला के एक ही चीज प्राण। लेकिन उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे मैं अगर आपको दिख रहा हूँ, मेरा पूरा शरीर तो एक है, उसी शरीर का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ ऐसे फैल गया तो कहते हैं कान। अब किसी को बुला के बताया, बताओ कान की बाउंड्री कहाँ, कहाँ से कान कहेंगे, कहाँ से गाल कहेंगे? कोई नहीं बता सकता। ये सिर्फ नाम है दे दी। उसी शरीर का एक हिस्सा ऐसे यहाँ उठ क्या है, नाक बन गया, अब इसको नाक कह दिए, बेवजह नाक कह दिए। नाक न कहिए, पूरे शरीर को एक यूनिट की तरह लेते रहिए, तब भी तो काम चल जाएगा। लेकिन जरूर कुछ काम रुक रहे होंगे। नाम और खेल का संबंध आप जो लोग जानते हैं, नाम रूप का जो खेल है वो ऐसे ही चलता है। नाम रूप के खेल में हम लोग पड़े हुए हैं। तो जो प्राण शक्ति है, तो यही बात कहने चल रही है। जैसे हमारे शरीर में दुनिया भर के अंग हैं और एक ही शरीर के पार्ट हैं, वैसे ही यह जो प्राण है, इसके ढेर सारे पार्ट नाम दे दिए गए हैं। कहीं इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया गया, कहीं इलेक्ट्रिकल फोर्स बोल दिया गया, कहीं मैग्नेटिक फोर्स, कहीं केमिकल फोर्स, कहीं और भी कुछ भी। जितने भी यह तरह के नाम दिए गए हैं, यह वास्तव में प्राण शक्ति के ही नाम हैं। अगर ये आपको याद हो तो इसमें शिक्षा भृगुवल्ली में यह सारी चीजें, सॉरी ब्रह्मानंद वल्ली में बताया गया है। एक ही ब्रह्म ने दुनिया भर के रूप ले रखे हैं। तो ठीक यहाँ पे प्राण आप कह सकते हैं, प्राण ने ही दुनिया भर के रूप ले रखे हैं। ये तो
आउटसाइड प्राण। इनसाइड जो ह्यूमन बॉडी के अंदर फिर प्राण क्या है? जब हम सांस लेते हैं, जब खाना पचता है, जब हम एक्सक्रीशन करते हैं, सुबह फ्रेश होने जाते हैं या पसीना छूटता है, ब्लड जो है चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है, बैठे बैठाए हम लोग कुछ सोच रहे हैं, यह सारी बातें ही हमें दिखाता है कि हमारे शरीर के अंदर भी प्राण है। जिसका प्राण उठ जाता है, थोड़ी दूर तक, थोड़ी देर तक जो है कुछ प्राण बचा रह जाता है, लेकिन फिर उसके बाद उसका सारा काम बंद हो जाता है, ब्रीदिंग डाइजेशन सब बंद हो जाता है मृत्यु के बाद। तो मुझे लग रहा मैं ये बता पाया प्राण कहाँ पर है। प्राण तो चारों तरफ है। यह समुद्र जैसा है, यानी महासागर, प्राण के महासागर में हम सभी लोग बैठ रहे हैं। जब हम सोचते हैं हम अपने घर जा रहे हैं, अपने यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, आप कहीं नहीं जाते बल्कि समुद्र में आप बह रहे हैं, है कि नहीं? अब शब्द आता साथियों, ये शब्द महत्वपूर्ण है। महाप्राण क्या है, प्राण क्या है, और क्रिएशन कैसे हुआ। एक मिनट में, चलिए, हाँ चलिए हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा सुविधा हुआ आपको। हाँ, महाप्राण क्या है? तो जैसे अभी तक मैं प्राण को बोल रहा था, प्राण मतलब जो प्राण डिफरेंट तरह का रूप ले ले। यह संसार कैसे बना? संसार बनने के लिए अगर आपको ब्रह्मानंद वल्ली याद हो, तो तैत्रीय उपनिषद में कहा जाता है कि सबसे पहले ब्रह्म, ब्रह्म के बाद बने आकाश, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से पृथ्वी। इस तरह पंच तत्वों का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे उसी चीज को डिफरेंट तरीके से कहेंगे कि सबसे पहले तो प्योर कॉन्शसनेस तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, जो चेतना है हमेशा ही एग्जिस्ट करती है। और उस चेतना से, चेतना की इच्छा से ही एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो अपने मौलिक रूप में रहती है, जिसको आप प्राण भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए, जैसे मेरे शरीर में ऊपर वाला हेड है, बगल में जो दो लंबे लंबे निकले हैं ये हाथ है, जो नीचे दो लंबा लंबा निकला है वो पैर है, जबकि सभी इसी शरीर के हिस्से हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह जो कॉन्शसनेस है, जब चेतना से सबसे पहली बार संसार का उदय हुआ, सबसे पहले जो ऊर्जा निकली, जो फोर्स निकला, उसको नाम दिया गया महाप्राण, अनमैनिफेस्टेटेड प्योर एनर्जी। महाप्राण का नाम दिया गया। अब महाप्राण जो है महा, ठीक है, नाम तो आप समझ रहे हैं कि अभी तक जिसको मैं प्राण कह रहा था, अब यहाँ महाप्राण कह दिया गया, तो कोई बात नहीं। अब महाप्राण जब कह दिया गया तो इसका मतलब हम प्राण शब्द का उपयोग कहीं और करेंगे, हमने तो महाप्राण नाम दे दिया। तो ये महाप्राण प्राण जो है डिफरेंट ऑन फंक्शंस, ये महाप्राण हमारे शरीर में कौन कौन से फंक्शन करता है, उसी हिसाब से यह 5 तरह के होती हैं। यानी देखिए, है तो एक ही, महाप्राण एक ही है, लेकिन उसके नाम रूप अलग हो जाते हैं। आप घर में होते हैं, आप किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटा हैं। ये जो डिफरेंट रिलेशनशिप बनते हैं, यह सब चीजें आपको अलग अलग नाम देती हैं। नाम तो एक ही है, नाम तो मैं ही हूँ, सुभाष हूँ। कोई मुझे मामा कहता है, कोई मुझे चाचा कहता है, कोई मुझे नानू कहता है, कोई मुझे बेटा कहता है, मैं तो एक ही व्यक्ति हूँ। लेकिन क्यों ऐसा कह रहा है? मेरा उनके साथ रिलेशन अलग है। तो जो इसी तरह महाप्राण जो मुख्य मुख्य काम करती है, उसके हिसाब से महाप्राण को अलग अलग नाम दिए जाएंगे। वह तो मैं अभी आगे चलता हूँ। तो लेकिन सबसे पहले कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस से निकला अनमैनिफेस्टेड एनर्जी। अब मैनिफेस्ट, जो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है,
उससे क्या निकला? उससे 5 गुण निकले, जिनको बोलते हैं सूक्ष्म तन्मात्र बोलते हैं। और कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आपको याद है जो तैतृय उपनिषद की क्लास में क्या बताया जाता है? वहां बताया जाता है सबसे पहले ब्रह्म निकले, ब्रह्म से निकले स्पेस, स्पेस से निकला एयर, ऐसा करके निकला। वही चीज देखिए यहाँ प्राण से कैसे बताया जा रहा है? प्राण से 5 चीज निकले। वहां पर 5 तत्व निकले थे ब्रह्म से, यहाँ 5 गुण निकलेंगे। पहला गुण है शब्द। शब्द मतलब जो मुंह से वाणी निकल रही, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये शब्द है। स्पर्श मतलब टच की फीलिंग, टच नहीं, टच की फीलिंग। रूप, रूप मतलब रूप जो भी फिजिकल अपीयरेंस कह सकते हैं। और रस, रस मतलब लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी। और गंध मतलब नाक जो काम करती है। तो जो महाप्राण ये सूरज चांद सितारों को चला रही है, वही महाप्राण मेरे शरीर को भी चला रही है। तो अब ये मुझे करना है कि मैं महाप्राण का कुछ और नाम दे दूं या महाप्राण की तरह ही चलने दूं। निश्चित रूप से नाम वही रहने देना चाहिए। तो महाप्राण से जो 5 गुण उत्पन्न होते हैं, वह है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और यह जो 5 गुण उत्पन्न होते हैं, इन्हीं से पंच तत्वों का निर्माण होता है, जिनको महाभूत भी कहते हैं। महाभूत। तो शब्द से बना इस स्पर्श, सॉरी स्पेस, स्पर्श से बिना एयर, रूप से बना फायर, रस से बना वाटर, और गंध से बना अर्थ। तो यह जो 5 सूक्ष्म तन्मात्र हैं, स्थूल स्थूल तन्मात्र में स्थूल तन्मात्र को जन्म देते हैं। तो यहाँ पे ये लिए सूक्ष्म तन्मात्र है। और अगर सूक्ष्म तन्मात्र समझ जाता है, वो स्थूल तन्मात्र को, यानी जो ग्रास स्थूल तन्मात्र को पैदा करता है। यानी शब्द से निकलता है आकाश, स्पर्श से निकलता है वायु, रूप से निकलता है अग्नि, और रस से निकलता है पानी, और पृथ्वी से निकलता है, सॉरी, गंध से निकलती है पृथ्वी। इन सब चीज, इनको याद कर ले। कभी आपसे पूछा जा सकता है 5 सूक्ष्म तन मात्रा कौन है, 5 स्थूल तन मात्रा बताओ। अच्छा साथियों, आगे चले हम। तो ये जो पंच तत्व है, जो पंच महाभूत हो गया, यह इन एसोसिएशन विथ महाप्राण, जो प्योर कॉन्शसनेस है, जो प्योर कॉन्शसनेस है, जहां से सब कुछ निकला। पहले क्या निकला? महा प्योर कॉन्शसनेस नहीं, उससे पहले हाँ वहीं से कर सकते हैं। सबसे पहले प्योर कॉन्शसनेस, फिर उसके बाद निकलता है प्योर कॉन्शसनेस। प्योर कॉन्शसनेस के बाद जो पॉइंट है वो है, देखिए उनका महाप्राण, जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो निकलता है। और अनमैनिफेस्टेड पार्ट ऑफ एनर्जी से, यानी महाप्राण से ही हम अलग करें, महाप्राण का ही महाप्राण से ही आगे की यात्रा करेंगे। तो पहले कॉन्शसनेस, फिर महाप्राण, महाप्राण से 5 चीजें निकल के आती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, फिर उससे पंच महाभूत बना, छिद, जल, पावक, गगन, समीर, यह चीज हो गई। अब ये जो पंच महाभूत बन गए, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, यह सभी क्या करते हैं? पंच महाभूत हैं। यह जो सुप्रीम चेतना है, जो प्योर कॉन्शसनेस है, उससे मिलकर डिफरेंट तरह के यूनिवर्स की रचना करते हैं। कुत्तों का संसार, घोड़ों का संसार, गधों का संसार, मनुष्यों का संसार, सब एक ही आप ये कह सकते हैं कि जितने भी तरह के संसार हैं, यह महाप्राण, जो महाप्राण से जो पंच तत्व निकले, वो कॉन्शसनेस
यानी जो प्योर चेतना है उसके साथ मिलके इस क्रिएशन का निर्माण किए। अतः हमारे शरीर में, हमारे व्यक्तित्व में निश्चित रूप से ईश्वर का वास है, क्योंकि जब मैं बनाऊंगा तो यही चीज प्योर कॉन्शसनेस और महाप्राण ये जरूर मिले आए होंगे। और जो प्योर कॉन्शसनेस है यही तो ईश्वर है। तो देखिए मैंने बता दिया कि आपके अंदर भी ईश्वर है, मेरे अंदर भी ईश्वर, सबके अंदर ईश्वर हैं। ये उनको ध्यान देने की जरूरत है जो सामान्य में बात बात पे गाली देते रहते हैं। तो गाली नहीं देना है, किसी को भी दी हुई गाली वास्तव में ईश्वर के लिए गाली होती है। अब हम लोग और आगे चलते हैं। तो देखिए यूनिवर्स का क्रिएशन बता दिया गया। अच्छा अब जो है ये भी एक पॉइंट है, एवरी ऑब्जेक्ट, जैसे कभी आपने समुद्र में नाव चलते हुए देखा है, छोटी नाव का चलती है तो देखिए नाव के बीच में भी थोड़ा सा पानी होता है और नाव के बाहर भी पानी है। या एक घड़े में पानी भर के छोड़ दीजिए, समुंदर से ही एक घड़ा पानी निकालिए और फिर उस घड़े को छोड़ दीजिए, तो जो घड़े के अंदर पानी है और जो घड़े घड़े के बाहर पानी है, ये दोनों तो एक ही हैं। कहाँ अलग है? सिर्फ और सिर्फ जब तक आपको घड़े का भान है तब तक ये लगेगा कि घड़ा तैर रहा है या ये अंदर पानी रखा है, कुछ सामान रखा है। अगर वो घड़े को तोड़ दिया जाए तो वो जो घड़े का अंदर का पानी है वो समुद्र में मिल जाएगा। तो बेसिकली है, अब यहाँ पे उसी एग्जाम्पल कर, एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लिविंग लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जो जीवित है और जीवित नहीं है, यह सब वास्तव में एक वही प्राण के समुद्र में तैरने वाले घड़े हैं, जिनके अंदर वही प्राण भरा है जो बाहर है। हमारा शरीर जो है बाल्टी हो गया है, जो समुद्र के पानी को ही समुद्र से अलग करने की कोशिश कर रहा है। एक गिलास पानी और धन्यवाद साथियों। तो देखिए हम लोग प्राण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह प्राण जो है कहाँ कितने प्रकार का होता है, जैसा मैंने बताया कि ये जैसे एक ही शरीर में आंख नाक कान सब सारी चीजें हो गई हैं, है तो एक ही हिस्सा। अगर किसी को ना पता हो ये कान है तो क्या जरूरत है किसी को बताने। आप बोल सकते हैं शरीर का हिस्सा आगे जाके थोड़ा उठा हुआ है, यहाँ आगे थोड़ा उठा हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं। शरीर तो एक ही है। ऐसे इसी तरह महाप्राण साथियों एक ही है, लेकिन वही महाप्राण अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करती है। इसीलिए इस महाप्राण को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, अलग अलग काम की वजह से। ठीक है। अब इसमें जो एक महत्वपूर्ण है कि 5 तरह के, सॉरी, जो प्राणी प्राण के जो तंत्र के जो पुस्तकें हैं उसमें ह्यूमन बॉडी को 49 तरह के प्राण को आइडेंटिफाई किया गया है। अब कैसे आइडेंटिफाई किया गया? अपने शरीर को 10 टुकड़ों में बांध दिया, अलग अलग नाम। इसका मतलब 49 का भी कोई महत्व नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे अब मैं, ये मेरी 5 उंगलियां हैं, अब कोई कहे इस उंगली में जो वायु बहेगी उसका नाम होगा अंगुष्ठ वायु, है कि नहीं? मान लीजिए मैं ऐसे ही, मैं रैंडमली आपको समझाने के नाम बोल रहा हूँ, इसमें जो वायु बहेगी उसका नाम है तर्जनी वायु। अब इसी में कोई आया कहेगा अच्छा इसमें भी 3 हिस्से हैं, अब इसका नाम दे दिया तर्जनी उत्तर, तंजनी मध्य, तर्जनी, ये 3 नाम देके क्रिएट हो गए। इसलिए नामों के महत्व में मत जाइए, कुल मिला के जानिए महाप्राण इस शरीर में फ्लो कर रहा है। लेकिन स्टडी करने के लिए मानव है, हमारी अपनी सीमा है, तो हम क्या करते हैं, इस प्राण को, पूरे शरीर में चलने वाले प्राण को 5 हिस्सों में बांटेंगे, 5 महत्वपूर्ण हिस्से। जबकि शास्त्रों में जो लिखा है 49 तरह के वायु आइडेंटिफाई की गई थी।
अब मैं तो उसको आप 490 भी कहें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको आप 4 कहें तो भी, तो अल्टीमेटली तो एक है महाप्राण, कैसे आप बांटते हैं, ठीक है। तो यह जो अलग अलग नाम हैं 49 में से जो 5 हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो क्या है? अब इसमें देखिए, एक चीज मैं यहाँ बताऊंगा आपको। एक शब्द मैंने शुरू में बताया प्राण, जिसमें स्पेलिंग था PRANA। फिर मैंने बोला कि जो पूरे शरीर में प्राण बहता रहता है, और उसी को फिर मैंने महाप्राण नाम दे दिया। अब उसी महाप्राण के 5 हिस्से बता रहा हूँ कि इसी महाप्राण के 49 टाइप्स ऑफ विंड्स या प्राणी के currents have been identified in the body. Out of this 5 are में, यानी जो 49 तरह के प्राण आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें से यह 5 महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण देखिए, सबसे पहला वाला नाम, मुझे हंसी आती है, सबसे पहले वाले का नाम दे दिया प्राण। प्राण का ही विभाजन करने में पहले वाले का नाम प्राण दे दिया गया। तो आप इसमें कंफ्यूजन में कभी न रहें। नॉर्मली पुस्तकों में क्या होता है, जो बड़ा वाला प्राण है जिसको महाप्राण है, जब वहां लिखना हो तो कैपिटल P लिखते हैं, उसका स्पेलिंग लिखेंगे कैपिटल PRANA। ये जो प्राण है, यानी जो पूरे शरीर में जो 5 मुख्य प्राण हैं, उसमें से जो पहला है उसको प्राण कहते हैं। इसको जब लिखते हैं तो स्मॉल p लिखते हैं। तो आप कैपिटल स्मॉल से समझ जाया करें, ठीक है। जैसे मैं भी चले स्मॉल आपके समझाने के लिए लिख दिया, ये प्राण, यह स्मॉल हो गया। स्मॉल मतलब यह अंदर महाप्राण नहीं है, यह जो 5 मुख्य प्राण आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, वो है। अब यह पंच प्राण कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, यह 5 प्राण हैं, ठीक है। अब इन पांचों, 5 प्राण है, पांचों के अलग अलग फंक्शन हैं, अलग अलग फंक्शन है। और कभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जैसे आप सोचिए 5 इंद्रियां, 5 सूक्ष्म तन्मात्र, 5 स्थूल तन्मात्र, 5 वायु, है कि नहीं? ये सब में क्या कुछ क्या कहते हैं, फिर 7 चक्र आएगा, क्या इन सब में कोई मैपिंग है? वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आने वाली चर्चा में कभी मैं आपसे वो मैपिंग डिस्कस करूँ, कैसे लिंक्ड है। तो वही अब, तो यह जो 5 प्राण बताए गए, 5 तरह के प्राण, पहला है प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। यह जो 5 प्राण है, इसमें से कोई पूछे अच्छा कोई 2 बताओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कौन सा 2 बोलेंगे? प्राण और अपान, ठीक है। अब इन सब का क्या है प्राण अपान, वह हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पांचों जो वायु हैं, इनका डिटेल में क्या है। यह जो पांचों, जो 5 प्राण हैं साथियों, मतलब जो महाप्राण है, जो हमारे शरीर में जो 5 जो महाप्राण फ्लो कर रहा है, उसी का मानव ने अपनी लिमिटेशन को दर्शाते हुए है, ये हमारी कमी है कि हम जो है ईश्वर को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो महाप्राण को ही 5 नामों से कहने की क्या जरूरत है, लेकिन हमारी कमी है, हम पांचों इंद्रियों से एक साथ देख नहीं पाते हैं। तो यह जो साथियों जो 5 प्राण हैं, यानी जो महाप्राण जो शरीर में है, यह आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। यह आपके इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट को भी कंट्रोल करता है। फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर चीज को यह पांचों प्राण कंट्रोल करते हैं। अब आपको लग रहा है अच्छा है, तो बड़ी अच्छी बात है, तो मैं अपनी मेंटल पीस कैसे ला सकता हूँ? ऐसे ला सकता हूँ कि ये जो महाप्राण है, इसको कैसे कंट्रोल में रखें। इसके लिए आसन और प्राणायाम, यानी अष्टांग योग में यह 2 महत्वपूर्ण हैं, आसन और प्राणायाम। प्राणायाम का नाम ही है प्राण का आयाम। प्राण मतलब यही प्राइमोर्डियल फोर्स, जो आपके शरीर में मौलिक तत्व है, यानी ऊर्जा का गेहूं, है कि नहीं? जैसे गेहूं से मैंने बताया इतनी सारी चीजें बनती हैं, उसी तरह जो ये ऊर्जा का गेहूं है, प्राण जो है, यह आसन और प्राणायाम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखिए, अब फिर वही कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फंक्शन
सेम प्राणा इन ह्यूमन बॉडी हैव 5 मैनिफेस्टेशन। 5 तरह के जो जो एक प्राण है वो कैसे अलग अलग फंक्शन करता है, उसी के हिसाब से 5 डिवीजन बनाए गए हैं। 5 महत्वपूर्ण डिवीजन बनाए गए हैं। ये तो मैं साथियों आपको समझा दूंगा, लेकिन इसको समझाने पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आप इसको अच्छे से समझ जाएं। अगर हम सभी अपनी बॉडी को देखें, मैं अपनी बॉडी को देखूं, आप अपनी बॉडी को, एक्टिविटी देखें, दिन भर हम शरीर में क्या करते रहते हैं। सबसे पहला तो हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं, है कि नहीं। खाते हैं सिर्फ मुंह से खाते नहीं, अब तो आप जानते हैं हम आंखों से भी खाना खाते हैं, कान से भी खाना खाते हैं। एनीथिंग दैट गोज इन इज आहार, ऐसा शंकराचार्य जी ने बताया। ठीक है, तो अब ये बताएं जो है कि मुंह से जो खाना जब हम चबाते हैं, ऐसे से करते हैं, तो हमें ऊर्जा चाहिए। आंख से कोई चीज देखा, लाइट देखा, पर्दा देखा, ऐसे सब कुछ देखा, ठीक है, ये पेन को देखा, अब ये देखते ही दिमाग को कैसे पता कि यह पेन है। यहाँ से तो लाइट की तरंग निकलती है, आंखों में जाती है, आंखों से सिग्नल पहुंचता है अंदर कहीं, अंदर कहीं देखता है एक ऐसी आकृति बनी है। फिर जो मेरा विज्ञान में कोर्स कहता है अरे ये तो पेन है, और क्या, संस्कार भी कहता है हाँ हाँ पेन है, देखा है मैंने, इस आकृति को पेन कहते हैं। इस तरह हमें आभास होता है कि यह पेन है। तो ये जो अंदर जाने वाला पार्ट है, कान से जो अंदर जाता है, जो आंख से अंदर जाता है, जो नाक से अंदर जाता है, जो टच से अंदर जाता है, अंदर जाने वाले जो भी भाव हैं, पदार्थ हैं, अनुभव हैं, इन सभी को इनपुट कह सकते हैं। नहीं, हमारे पर्सनालिटी में इनपुट है, कोई अनुभव ही होता है। कभी कभी आप रास्ते में जा रहे हैं, अच्छा गाड़ी जो है चला रहे हैं, अचानक एक ट्रक बगल से निकली और आप डर गए, बाप रे बच गए अभी जो, नहीं तो तब आपको क्या सीख मिलती है, एक अनुभव मिला, नहीं नहीं जब सड़क पे चलो तो गाड़ी सही से चलाओ। यह जो अनुभव मिला आपके शरीर में, व्यक्तित्व में अंदर जाने के लिए, यानी यह एक, हम अपने शरीर के फंक्शन को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहला फंक्शन, अंदर जब कुछ चीज लिया जाता है, इनपुट डिवाइस, इनपुट जो होता है, एक फंक्शन हमारे पर्सनालिटी का पहला फंक्शन यह होता है। तो हर चीज को अंदर ले जाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा का नाम है प्राण, स्मॉल वाला। एक तो महाप्राण है कि नहीं, मैंने बोला था उसके 5 पार्ट हैं। तो जो पहला पार्ट है उसको प्राण, अभी इस प्राण को महाप्राण से कंफ्यूज मत करिए, स्मॉल पी वाला जो अंदर 5, इनपुट यानी इंजेशन, किसी भी चीज को निगलना। यह जो वायु जो हमारे शरीर में जो वायु यह काम करती है, उसका नाम है प्राण, स्मॉल पी वाला इनपुट। अच्छा, इनपुट के बाद और क्या होता है, जब हमने कोई चीज खा लिया तब क्या होता है, अब उसको पचाने के लिए कोई चीज चाहिए, है कि नहीं। अब कोई चीज पचाने के लिए चाहिए, तो पचाने में क्या होता है, आपने जैसे खाना खाया तो आंतों में पच गया। अब ये मैंने पेन देखी, तो पेन जाके दिमाग में एनालाइज हो रहा है, कि दिमाग में स्टोर हो गया कि भाई सुभाष के पास टेबल पे एक पेन रखी हुई है, अब मुझे जब भी पेन की जरूरत पड़ेगी मैं यहीं आकर देख लूंगा, क्योंकि ये स्टोर हो गया। तो ये भी, ये जो फिगर मैंने देखी ये पचाया अंदर, तभी तो बाद में इसका देखूंगा। इसी तरह कान पे कोई शब्द सुना, जो इनपुट जा रहा है ये पचना चाहिए, है कि नहीं। तो पहला जो काम हुआ, इनपुट अंदर आना, उसके लिए कौन सी वायु है, प्राण। फिर जो अंदर पचाने के लिए हर चीज को, चाहे खाना हो, चाहे आंख से देखी हुई वस्तु, चाहे अनुभव, चाहे जो कुछ है, अंदर जब वो पचाने के लिए जो वायु होती है, जो हिस्सा होता है, उसका नाम है समान। ठीक है, यस ए एम ए यान ए, यस ए एम ए एन ए। तो पहले आप फंक्शन समझ लें, प्राण मतलब अंदर ले जाना, पचाने वाला जो काम है वह होता है समान वायु, उसका नाम है समान। अब जब कोई चीज पच गया, पच गया तो क्या होना चाहिए, कोई चीज पच गया तो अब पचने में कोई ना कोई गंदगी जरूर निकलती है कि नहीं, ये तो आप सब
कितना भी अच्छा काम करिए आप, कुछ न कुछ गंदगी निकलेगी जिसको बाहर निकालना होता है। तो जब यह अनुभव मिला, जब यह खाना खाया, जब यह चित्र दिखाया, जब आपने उसको पचा लिया, जो पचा लिया तो शरीर में एब्जॉर्ब होगा, लेकिन जो नहीं पचा वो बाहर निकलता है कि नहीं? निकलता ही, आप जानते हैं बाहर निकलता ही है। सुबह सुबह हम फ्रेश होने जाते हैं, क्यों फ्रेश होते हैं? क्योंकि जो 2-3 जो एक दिन पहले खाया है उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट बाहर निकलता है। तो शरीर से बाहर जो निकलने वाली चीजें हैं, शरीर से क्या क्या बाहर निकलता है मानव शरीर में? हम रोज सुबह लैट्रिन जाते हैं, यूरिन जाते हैं, शरीर से पसीना निकलता है कि नहीं? पसीना निकलता है, सेमिनल फ्लूइड जो सीमंस होते हैं, फीमेल में जो पीरियड उसमें जो ब्लड निकलता है, ये सारी चीजें, जो भी चीजें शरीर से बाहर निकलती हैं, यह एक तीसरा फंक्शन हुआ, है कि नहीं? अब महाप्राण जब वो ये काम करती है तो महाप्राण को वहां बोलते हैं अपान। तो पहला हुआ प्राण, मतलब अंदर लेना, पचा लेना, समान, उसको बाहर निकालना, अपान। अब जो पच गया, जो हिस्सा पच गया है वो पूरे शरीर में फैलना भी तो चाहिए। अगर मैंने खाना पचा लिया, स्टमक में हो गया, अब पूरे शरीर में उसको ले कौन जाएगा? ले जाने के लिए, यानी ये पूरे शरीर में जो भी हमने अनुभव खाना खाया, इंजेशन किया, उसका डाइजेशन किया और एक्सक्रीशन भी कर दिया, अब जो बचा है पार्ट, यूजफुल पार्ट, वो पूरे शरीर में जाना चाहिए। पूरे शरीर में वह काम जो यह काम करती है, वायु, उसका नाम है, यानी महाप्राणी करती है। यानी जब महाप्राण के इस फंक्शन को हम देखते हैं कि पूरे शरीर में सब कुछ ले जाना, तब उसका नाम है व्यान। देखिए, एक ही महाप्राण को प्राण अंदर लेना, पचाना, समान, बाहर निकालना, आ, अपान, और उसको पूरे शरीर में ले जाना, उदान, सॉरी, व्यान, उसको पूरे शरीर में ले जाना, व्यान। और जब पूरे शरीर में फैल जाता है तो हम कितना अच्छा अच्छा काम करते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, सोचते हैं, किसी की सहायता करते हैं, दया, क्षमा, सहनशीलता, इस तरह के गुणों को दिखाते हैं। वो कौन करता है? उस वायु का नाम है उदान। तो साथियों, देखिए, हमने 5 तरह के महाप्राण के 5 नाम देखे। पचाया नहीं, अंदर खाया तो अब प्राण, उसको पचाया तो समान, उसको बाहर निकाला इनडाइजेस्टेड, उसका नाम है अपान। फिर पूरे न्यूट्रिशन को सब तरफ ले गए तो उसका नाम है व्यान। और व्यान से जब ले जाकर न्यूट्रिशन अच्छे अच्छे काम किया, हायर लेवल के कुछ काम किए, उसको बोला उदान। इस तरह ये पंच प्राण हो गए। अब इसके आगे की चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगा। आगे की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। यहाँ से हम आज क्लास को एंड करते हैं। तो आज मैंने जो पंच प्राण है इसको बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश की। अगली क्लास में हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, मैं प्रेयर कर दो, क्लास को एंड करूँ। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। ठीक साथियों, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा के लिए समय निकाला।